हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड बॉडीज का दूसरा पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ में समझा था। इस वीडियो में हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को समझेंगे। सबसे पहले हम इसके कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद इनके चेयरमैन और मेंबर्स के रिमूवल के बारे में समझेंगे। उनके अपॉइंटमेंट अथॉरिटी के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम इनके फंक्शन और ड्यूटीज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है दोस्तों, इसके साथ ही एक ये ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट और परमानेंट बॉडी भी है। और इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेस्ट टैलेंट को रिक्रूट करना है, वो ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज के लिए। अगर यूपीएससी के प्रोविजन की बात करें दोस्तों, तो इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 14 में सारा डिटेल दिया हुआ है। और आर्टिकल की बात करें तो पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इसके सारे प्रोविजन को मेंशन किया गया है। यूपीएससी की कंपोजिशन की बात करें दोस्तों, तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसके अंदर एक एक चेयरमैन होता है और उसके साथ ही कुछ मेंबर होते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इनकी संख्या कोई फिक्स नहीं होती है और प्रेसिडेंट जैसा चाहे वैसा डिटरमाइन कर सकता है। लेकिन जो यूजुअली जो कन्वेंशन है, वो जो मेंबर की संख्या होती है वो 9 से लेके 11 तक होती है। इसके साथ ही इनके मेंबर और चेयरमैन की जो कंडीशन ऑफ सर्विस होती है, वो भी प्रेसिडेंट द्वारा ही डिटरमाइन की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में चेयरमैन और उसके मेंबर के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं डिटरमाइन किया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिटरमाइन किया गया है कि जितने भी मेंबर होंगे, उनमें से आधे मेंबर ऐसे पर्सन होने चाहिए जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मिनिमम 10 साल का सर्विस रेंडर किया हो। जैसा कि प्रेसिडेंट द्वारा यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर की सर्विस कंडीशन डिटरमाइन की जाती है, तो आज की डेट में चेयरमैन और मेंबर का जो टेन्योर है 6 साल का होता है, या फिर वो जब तक 65 ईयर्स की एज नहीं प्राप्त कर सकते तब तक वो इस पोस्ट पे बने रह सकते हैं। इसके साथ ही अगर चेयरमैन या कोई भी मेंबर अपने पोस्ट को छोड़ना चाहता है, तो वो प्रेसिडेंट को एक रेजिग्नेशन लेटर देकर अपने पोस्ट को वो छोड़ सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट दो कंडीशन में किसी एक मेंबर को एक एक्टिंग चेयरमैन के रूप में भी अपॉइंट कर सकते हैं। वो कंडीशन, एक तो कंडीशन हो गई जब चेयरमैन अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में अनेबल होता है, या फिर किसी वजह से जो चेयरमैन की पोस्ट है वो वैकेंट हो जाती है। और ये एक्टिंग चेयरमैन अपनी पोस्ट पर तब तक बना रहेगा जब तक कि नया चेयरमैन प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट नहीं कर दिया जाता है। अगर यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर के रिमूवल का प्रोसेस देखें, तो यहाँ प्रेसिडेंट उन्हें इन 4 कंडीशन पर ही उनके पोस्ट से रिमूव कर सकता है। पहली कंडीशन है कि अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी बैंकरप्ट हो जाता है, उस कंडीशन में प्रेसिडेंट चेयरमैन या मेंबर को उसके ऑफिस से रिमूव कर सकता है। दूसरी कंडीशन है कि अगर चेयरमैन या मेंबर अपने ऑफिस में होते हुए, अपनी पोस्ट पे होते हुए किसी और पेड अनएम्प्लॉयमेंट में संलग्न पाया जाता है, तो उस कंडीशन प्रेसिडेंट चेयरमैन या मेंबर को उसके ऑफिस से रिमूव कर सकता है। और जो थर्ड कंडीशन है, अगर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में चेयरमैन या मेंबर अपनी ऑफिस को कंटिन्यू करने में अनफिट पाया जाता है ड्यू टू इन्फर्मिटी ऑफ माइंड या बॉडी, उस कंडीशन में प्रेसिडेंट चेयरमैन या मेंबर को उसके ऑफिस से रिमूव कर सकता है। इसके अलावा जो आखिरी कंडीशन है, अगर चेयरमैन या मेंबर के अगेंस्ट मिसबिहेवियर प्रूव हो जाता है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट उन्हें उनके पोस्ट से रिमूव कर सकता है। हमने लास्ट वीडियो में इलेक्शन कमीशन के बारे में देखा था। उस लास्ट वीडियो में हमने इलेक्शन कमीशन के मेंबर के रिमूवल का प्रोसेस देखा था। उसमें इलेक्शन कमीशन के मेंबर के रिमूवल के लिए दो ही कंडीशन होती है, प्रूव मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। लेकिन जो वहां पर प्रूव मिसबिहेवियर था, वो पार्लियामेंट द्वारा मोशन के थ्रू प्रूव किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर मिसबिहेवियर किसी मेंबर या चेयरमैन के ऊपर साबित होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा साबित किया जाएगा। किसी भी मेंबर या चेयरमैन के खिलाफ जब मिसबिहेवियर का केस आएगा, तो प्रेसिडेंट उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर देगा और सुप्रीम कोर्ट उस मिसबिहेवियर के लिए एक इंक्वायरी बैठाएगा। और अगर वो मिसबिहेवियर प्रूव हो जाता है, तो प्रेसिडेंट चेयरमैन या मेंबर को उसके ऑफिस से रिमूव कर सकता है।
यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के किन प्रोविजन की वजह से यूपीएससी के इंडिपेंडेंट नेचर होने में मदद मिली है। अगर हम फर्स्ट प्रोविजन देखें तो दोस्तों, चेयरमैन और मेंबर का जो रिमूवल प्रोसेस है वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, लेकिन इनको रिमूव करने के केवल 4 कंडीशन है और वो कंडीशन भी इतने इजी नहीं है। और उसमें से एक कंडीशन तो ऐसा है जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंक्वायरी बैठाई जाएगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रूव होता है तभी प्रेसिडेंट चेयरमैन या मेंबर को रिमूव कर सकता है। तो जो सबसे फर्स्ट प्रोविजन है वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। इन्हें एक तरीके से सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला हुआ है कि इतनी आसानी से इन्हें इनके पोस्ट से रिमूव नहीं किया जा सकता। दूसरा प्रोविजन समझे तो हमें पता है कि प्रेसिडेंट यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर की सर्विस कंडीशन को डिटरमाइन करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट इन सर्विस कंडीशन को यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन के डिसएडवांटेज तरीके से वेरीड नहीं कर सकता है। इसे एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आज की डेट में किसी चेयरमैन या मेंबर का अपॉइंटमेंट हुआ, तो प्रेसिडेंट आज के 2 महीने बाद या कुछ दिनों बाद ऐसा नहीं कह सकता कि इनके अलाउंस में हम कमी कर दें या फिर इनके स्केल में हम पे स्केल में हम कम कर दें। अगर जो भी कंडीशन होगी वो अगले आने वाले या अगले अपॉइंटमेंट होने वाले मेंबर चेयरमैन के लिए ही होगी। इनके अपॉइंटमेंट के पहले जो कंडीशन थी वो सारी कंडीशन चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के पूरे टेन्योर के दौरान बनी रहेगी। अगर हम थर्ड प्रोविजन देखें तो वो ये है कि यूपीएससी के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, इंक्लूडिंग सैलरी ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स एंड अदर एक्सपेंसेस, इनके खिलाफ कभी पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं हो सकती है और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं। और अगर हम फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखें तो दोस्तों, चेयरमैन एक बार टेन्योर कंप्लीट होने के बाद फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रह जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे चेयरमैन या किसी मेंबर को इन्फ्लुएंस करना चाहे कि वो बाद में किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कोई अच्छी लिक्रेटिव पोस्ट उन्हें ऑफर कर देगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा नहीं कर सकता है या फिर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है। अगर यूपीएससी के फंक्शन के बारे में देखें तो इसका जो फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और अगर दूसरा फंक्शन देखें तो अगर किसी सिविल सर्वेंट का गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है या उसका प्रमोशन किया जाता है या उसका किसी एक सर्विस से दूसरे सर्विस में अगर ट्रांसफर भी किया जाता है, तो उसके लिए भी यूपीएससी को गवर्नमेंट द्वारा कंसल्ट किया जाता है। अगर किसी स्टेट गवर्नर द्वारा यूपीएससी से किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट की जाती है और अगर प्रेसिडेंट का अप्रूवल हो जाता है, तो यूपीएससी उस स्टेट की नीड को भी सर्व करता है। अगर किसी सिविल सर्वेंट को किसी डिसिप्लिनरी मैटर में उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है या फिर उसके खिलाफ कोई पनिशमेंट दी जाती है, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट यूपीएससी को कंसल्ट करती है। इसके अलावा यूपीएससी इसके अलावा यूपीएससी अपना एक एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करती है जो कि वो प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट करती है। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है, और अगर गवर्नमेंट द्वारा कमीशन की किसी एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं किया गया है तो गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम के द्वारा उसके उस एडवाइस को एक्सेप्ट ना करने के रीजन के लिए एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने यूपीएससी के कंपोजिशन और फंक्शन को ब्रीफली समझ लिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के साथ प्रेजेंट होंगे और वहां पर उसके फंक्शन, कंपोजिशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।